इकोसिस्टम शुरू करते हैं फटाफट। इकोसिस्टम की एक फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी। इकोसिस्टम क्या है? एक फंक्शनल यूनिट इकोलॉजी की, ठीक है। वैसे जैसे सेल हमारी बॉडी का फंक्शनल यूनिट है, तो वैसे इकोलॉजी जो ये पूरी स्टडी है इन्वायरमेंट की, इसका फंक्शनल यूनिट क्या है? इकोसिस्टम, ठीक है। इकोसिस्टम इज़ अ फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी। पहली बात ये, इकोसिस्टम एक ऐसी यूनिट है जहाँ पे बायोटिक और एबायोटिक दोनों की इंटरैक्शन के बारे में हम पढ़ते हैं। बायोटिक एबायोटिक से, एबायोटिक एबायोटिक से, बायोटिक की एबायोटिक से, इन तीनों के बारे में हम पढ़ते हैं। बहुत सारी कम्युनिटीज़ जब मिल जाती हैं, 1 2 3 4 ऐसे बहुत सारी कम्युनिटीज़ मिलकर इकोसिस्टम बनाती हैं। बहुत सारे इकोसिस्टम मिलके बायोम बनाते हैं। अब NCERT भी मैंने यहीं खोली हुई थी, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन है ये तो यार, इकोसिस्टम नहीं है। इकोसिस्टम मैंने पहले से पढ़ रखा है तो इसको मैं यहीं से फटाफट रिवाइज करती हूँ, फिर NCERT ऊपर से पढ़ लेंगे, ठीक है। एक बायोस्फीयर। अब बायोस्फीयर इज़ अ ग्लोबल इकोसिस्टम। दिस इज़ अ वेरी नाइस लाइन कि ग्लोबल इकोसिस्टम, अगर आपसे NCERT नीट में सवाल पूछा कि ग्लोबल इकोसिस्टम क्या है, तो बायोस्फीयर इज़ अ ग्लोबल इकोसिस्टम। बायो मतलब अर्थ और स्फीयर मतलब गोला, ये जो लिविंग का गोला है ये क्या है? ग्लोबल इकोसिस्टम। इकोसिस्टम इज फंक्शनल यूनिट। ग्लोबल इकोसिस्टम कौन है? बायोस्फीयर। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कौन कौन से हैं और इक्वाटिक इकोसिस्टम कौन कौन से हैं? टेरेस्ट्रियल में फॉरेस्ट, डेजर्ट, ग्रासलैंड सब आ जाते हैं। इक्वाटिक में रिवर, पॉन्ड, लेक, वेटलैंड, एस्चुरी, ओशन, सी, ये सब आते हैं, ठीक है। अब इसमें आर्टिफिशियल और मैनमेड कौन आते हैं? आर्टिफिशियल मैनमेड में हमारे पास मैनमेड लेक है, एक्वारियम है, और इसमें क्या कहते हैं, मैनमेड लैंड फील्ड में क्रॉप फील्ड आ गए हमारे पास, ठीक है। उसके बाद कंपोनेंट इकोसिस्टम के 2 कंपोनेंट हैं, बायोटिक कंपोनेंट, एबायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक में 4 हैं, लाइट, टेम्परेचर, वाटर और सॉइल। और बायोटिक में हमारे पास प्रोड्यूसर्स हैं, फिर कंज्यूमर्स हैं और फिर डीकम्पोजर्स हैं। डीकम्पोजर मतलब सेप्रोफाइट, जो डेड एंड डिकेइंग पे काम करते हैं, जैसे बैक्टीरिया और फंजाई, डेट्राइटस कहते हैं इनको। एब्जॉर्बेटिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। और फिर ऑटोट्रॉफिक में हमारे पास प्लांट्स आते हैं, और समंदर में रहने वाले प्लांट्स फाइकोप्लैंक्टन कहते हैं, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे एक्वाटिक पे रहते हैं। कंज्यूमर में हार्बीवोर और कार्निवोर, दोनों का अलग अलग फीडिंग वो है, फीडिंग बेस है। इकोसिस्टम के स्ट्रक्चरल कंपोनेंट और फंक्शनल कंपोनेंट। इकोसिस्टम का इकोलॉजी का फंक्शनल कंपोनेंट, इसके स्ट्रक्चरल और फंक्शनल कंपोनेंट दोनों के बारे में पढ़ेंगे। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट में हम पढ़ेंगे इसमें स्पीशीज़ की कंपोजिशन के बारे में। स्पीशीज़ की स्ट्रैटिफिकेशन होती है लेयर्स। जब हम हॉरिजॉन्टल लेयर्स में हमारे इकोसिस्टम को डिवाइड कर देते हैं, देखो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, देखो वर्टिकल मतलब ऐसे हमने डिवाइड कर दिया कि ग्रास, शर्ब्स, ट्रीज, मीडियम ट्रीज, हाई ट्रीज, तो उसको स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं। स्ट्रैटिफिकेशन इज व्हाट? स्ट्रैटी और स्ट्रक्चर। स्ट्रैटिफिकेशन इज स्ट्रक्चरल। और स्पीशीज़ की कंपोजिशन, हमारे पास स्पीशीज़ कैसी है, प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है, डीकम्पोजर है, अलग अलग टाइप की। ये हमें स्ट्रक्चर बता रहे हैं कि इकोसिस्टम में पेड़ कैसे हैं, उनको खाने वाले कैसे हैं, टॉप लेयर में रहते हैं डीकम्पोजर, बॉटम में रहते हैं कहाँ पे। मैक्सिमम स्ट्रैटिफिकेशन मतलब मैक्सिमम डिवीजन कहाँ पाई जाती है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट यानी अमेजोन फॉरेस्ट में, ठीक है। उसके बाद फंक्शनल यूनिट क्या है? फंक्शनल में हमारे पास 4 यूनिट आती है, चारों को हमें पढ़, न्यूट्रिएंट साइकिल कट चुका है, इसको नहीं पढ़ेंगे हम, पहले पढ़ेंगे प्रोडक्टिविटी को। फंक्शन क्या है इसका? स्ट्रक्चर तो पता चल गया, प्रोडक्टिविटी, डीकम्पोजिशन और एनर्जी का फ्लो। सबसे पहले आते हैं प्रोडक्टिविटी पे। प्रोडक्टिविटी क्या होती है? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल। कितना ऑर्गेनिक मटेरियल, एक ये मतलब एक वो है बायोमास है, इसमें कितना ऑर्गेनिक मटेरियल बन रहा है, इसे मैं कहूँगी प्रोडक्टिविटी। आगे भी पढ़ा हमने। यूनिट क्या है प्रोडक्टिविटी? देखो इसमें क्या होता है, एनर्जी जो पर यूनिट एरिया पर ईयर निकलती है, तो एनर्जी फॉर्म्ड पर यूनिट एरिया पर ईयर। हर साल में एक एरिया, ये एनर्जी इस एरिया में, एनर्जी डिवाइड बाय एरिया इनटू ईयर, तो एनर्जी इस एरिया में कितनी बन रही है और हर साल में कितनी बन रही है। प्रोडक्टिविटी ईयर टू ईयर होती है, तो एनर्जी एक एरिया में कितनी बन रही है वो होता है बायोमास। इस एरिया में कितनी एनर्जी बनी वो है बायोमास, और बायोमास पर ईयर इज प्रोडक्टिविटी। बायोमास डिवाइडेड बाय ईयर, इस एरिया में कितनी एनर्जी बनी और पर ईयर कितनी बनी। प्रोडक्टिविटी भी 2 तरह की है, एक है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, एक है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कितना बायोमास बना बाय प्लांट, और ये सेकेंडरी है कंज्यूम कितना किया बाय द कंज्यूमर, कितना उसने कंज्यूम करा। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में 2 आते हैं हमारे पास, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और एक आती है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आपने सनलाइट से पौधे ने लेके खुद कितनी बनाई, इसमें से हम माइनस करते हैं आर को, तो हमारी नेट आ जाती है। आर है रेस्पिरेटरी लॉसेस, टोटल अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल प्रोड्यूस बाय प्लांट बाय फोटोसिंथेसिस, ये हो गया। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो बचा हुआ बायोमास है जो रेस्पिरेटरी उसमें से निकालने के बाद, ये अगले ट्रॉफिक लेवल पे जाता है, NPP, ठीक है। NPP का सारा खेल है यहाँ पे। NPP एक साल में कितनी रिलीज होती है? 70 बिलियन टन। 70 बिलियन टन NPP हर साल रिलीज होती है। हाउ मेनी? 70% ऑफ इंसेक्ट, 70 ये और 70 वो, तो 70 नंबर याद है, 170 सॉरी। ओ हाँ, तभी तो मैं कह रही हूँ 115 इसमें और 55 इसमें। आ गया याद, ये पहले मैंने याद कर रखा है। हर साल में 170 मिलियन, हर साल बिलियन सॉरी 170 बिलियन, तो एवरी ईयर हम 170 बिलियन
NPP जो है रिलीज़ करते हैं, जिसमें से 115 जाता है हमारा टेरेस्ट्रियल में और 55 आता है हमारा कहाँ से, एक्वाटिक से। मतलब टेरेस्ट्रियल जो है ये ज़्यादा हमें क्या करता है, प्रोडक्टिविटी देता है, और हमारा जबकि 75% जो है वो अर्थ का पानी है, स्टिल ये सिर्फ 55% हमें बायोमास प्रोडक्टिविटी जो है वो दे पा रहा है। तो क्या बोलेंगे हम कि 30% लैंड से हमें 115% प्रोडक्टिविटी आ जाती है, और जबकि 75% पानी है, मतलब 70% पे लगा दो, 70% पानी है, फिर भी सिर्फ 55% ही हमारे पास प्रोडक्टिविटी आ जाती है। दोनों मिला के 170 बिलियन बना देते, तो 170 बिलियन टन प्रोडक्टिविटी हमें कहाँ से मिलती है, NPP, जिससे पक्का क्वेश्चन आएगा। पक्का आपके 4 नंबर जितना मैंने अब तक पढ़ा है इसमें से पक्का एक सवाल आने वाला है आपके नीट के पेपर में। ओके, तो अब तक मैं आपको 4 सवाल पूरे के पूरे प्रेडिक्ट कर चुकी हूँ, और 4 सवाल पक्के प्रेडिक्शंस हो चुके हैं, 3 बायोडाइवर्सिटी से, 1 अभी के इतने पेजेस में से ही। ठीक है, तो 4 सवाल मैं प्रेडिक्ट कर चुकी हूँ, यानी 16 नंबर तो आपके यहीं पे बन गए हैं। भाई मैं पूरा काउंट रखूँगी, मुझे पूरे 720 रिवाइज करने हैं। ओके, रीज़न लो प्रोडक्टिविटी का ओशंस में, समंदर में लो प्रोडक्टिविटी होती है, यानी एक्वाटिक इकोसिस्टम जो है हमारा, समंदर में लो प्रोडक्टिविटी, अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट। हाँ, अब सवाल आया कि समंदर जो है वो 75% है प्रोडक्टिविटी, इसमें सिर्फ 55% है, ऐसा क्यों, लाइट कम मिल पाती है। और दूसरा इसमें एक बहुत अच्छा सा, हाँ, नाइट्रोजन इज द मोस्ट लिमिटिंग न्यूट्रिएंट। यहाँ पे जो न्यूट्रिएंट हैं वो डिजोल्व फॉर्म में न्यूट्रिएंट जो है वो कम होते हैं सॉइल में, तो डीकम्पोजर्स को कम न्यूट्रिएंट मिल पाते हैं। एक, लाइट नहीं पहुँच पाती, दूसरा न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाता, और न्यूट्रिएंट नाइट्रोजन जो है वो सबसे लिमिटिंग होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है इनकी प्रोडक्टिविटी के लिए। ठीक है, अब फैक्टर क्या क्या है जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, मतलब जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू बन रही है उसको अफेक्ट कर पा रही है। एक तो हमें ऑप्टिमम टेम्परेचर मिलना चाहिए, हमें लाइट प्रॉपर मिलनी चाहिए, हमें सॉइल प्रॉपर pH और मॉइस्चराइजर वाली मिलनी चाहिए, न्यूट्रिएंट तो होने चाहिए, पानी भी होना चाहिए। तो 4 हैं, लैंड, वाटर, टेम्परेचर एंड दिस वाटर, लैंड, वाटर, टेम्परेचर, लाइट। ठीक है, डीकम्पोजिशन क्या है, कैसे कैसे डेट्राइटस डीकम्पोज करता है, वो सब चीज़ें। आपने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, समझ लो आपके पास ये एक पत्ता है, इसमें ऑर्गेनिक है, आपने इसको तोड़ के कैल्शियम ये सब मिनरल्स इसमें से निकाल लिए, तो आपने इसको तोड़ के जब इसमें से मिनरल निकाली तो आपने ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर दिया। डीकम्पोजिशन डेड और डीकेइंग पे होता है। डेट्राइटस वो है डेड रिमेन ऑफ बोथ प्लांट और एनिमल को हम डेट्राइटस कहते हैं। सिर्फ लिटर, अगर कोई आपसे पूछे लिटर में और डेट्राइटस में क्या फ़र्क है, तो लिटर सिर्फ प्लांट का हो गया, डेट्राइटस प्लांट और एनिमल दोनों का हो जाता है। डीकम्पोजिशन के 3 तरीके हैं, मतलब डीकम्पोजिशन करने के 5 प्रोसेस हैं। पहला, आप उसको फ्रेगमेंट में तोड़ते हो, फिर आप उसका कैटाबॉलिज्म करते हो। कैटाबॉलिज्म में पहले उसको हमसिफाई करते हैं, फिर उसमें से मिनरल्स निकालते हैं और फिर उसको लीचिंग कर देते हैं। तो इनको पढ़ते हैं हम अच्छे से। सबसे पहले कौन सा स्टेप है, फ्रेगमेंटेशन। इट इज़ अ फिजिकल स्टेप। इसमें क्या होता है, ये प्लांट के जो पत्ता नीचे गिरा हुआ है इसके अपने छोटे छोटे फ्रेगमेंट बनते हैं। समझ लो एक अर्थवर्म आई वो इसके बीच में से चल रही है तो ये फ्रेगमेंट्स में टूट जाता है। ब्रेकिंग डाउन ऑफ डेट्राइटस इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट डन बाय डेट्रीवोर। डेट्रीवोर कौन हो गए, अर्थवर्म और टर्माइट। देखो अर्थवर्म और टर्माइट छोटे छोटे इन्वर्टिब्रेट जो है ये आए और इन्होंने इसको कोट फोट दिया। ठीक है, उसके बाद डेट्रीवोर के बारे में बात करते हैं। डेट्रीवोर कहाँ से आते हैं, डेट्रीवोर्स कौन है, डेट्राइटस कम्स आउट एज फीकल मैटर। Its pulverizes or surface area increases. छोड़ो इसको, मेरे को ये समझ नहीं आया लाइन, तो इसको मैं अभी वो कर रही हूँ। मैं अपने तरीके से जैसे मैंने पढ़ रखा है वैसे इसको आप फिजिकली तोड़ोगे तो आपके पास पहले एक पत्ता था काम करने के लिए। अब इस पत्ते के मैंने छोटे छोटे 100 टुकड़े कर दिए, तो आपका सरफेस एरिया तो बढ़ गया ना, सरफेस एरिया तो बढ़ गया ना। तो सरफेस एरिया, डेट्रीवोर क्या करते हैं, सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं काम करने के लिए। फिर होता है कैटाबॉलिज्म, यानी अभी तक सिर्फ फिजिकली काम हो रहा था, अब पहली बार इसमें केमिकल्स आके काम करेंगे। जो फ्रेगमेंटेड डेट्राइटस है जो कि भी ऑर्गेनिक है, इसको हम सिंपल इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट करेंगे। इसको बैक्टीरिया या फंजाई करते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, बैक्टीरिया या फंजाई जो है वो अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स इस डेट्राइटस जो फ्रेगमेंट है इसके ऊपर छोड़ेंगे। ठीक है, और ये बन जाएगा सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल। कुछ जो है इसमें से मटेरियल जो है वो डीकम्पोजर्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं, बाकी वाला जो है ये सॉइल में चला जाता है। अब कैटाबॉलिज्म करने के 2 तरीके हैं, एक होता है हमसिफिकेशन और दूसरा होता है मिनरलाइजेशन। ठीक है, तो रेट ऑफ कैटाबॉलिज्म दोनों में अलग अलग और दोनों डिपेंड करते हैं केमिकल कंपोजिशन डेट्राइटस के ऊपर। ठीक है, हमसिफिकेशन में क्या होता है, जो साइल की टॉप लेयर है हमस, इसकी फॉर्मेशन होती है। हमस की वो क्या है, इट इज़ डार्क एमॉर्फस कोलाइडल, थोड़ी सी एसिडिक होती है, रिच इन ऑर्गेनिक मटेरियल, रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रिएंट,
तो ह्यूमस में क्या है, ह्यूमस हमस जो है इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं आपके, ह्यूमस में आपके बहुत सारे क्या है न्यूट्रिएंट हैं इसमें। ये है सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड, ये इससे सवाल तो आता ही है, मैं हर साल सवाल देख चुकी हूँ इस साल से, ये सीरियस, ये जो मैंने अभी येलो करा क्या मतलब है इसका। पहली बात, ह्यूमस में क्या है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट हैं, ठीक है। और दूसरा, इट इज़ रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्टिविटी, मतलब इसमें माइक्रोब्स की कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही। तो अगर हमें उस पर माइक्रोब की एक्टिविटी नहीं करानी तो हम उसको ह्यूमस में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, रेट ऑफ डीकम्पोजिशन, रेट ऑफ डीकम्पोजिशन कैसा है, स्लो है, रेट ऑफ डीकम्पोजिशन इज स्लो। मिनरलाइजेशन में क्या है, रेट ऑफ ये फास्ट है, सिंपल ऑर्गेनिक मिनरल्स आर एडेड टू सॉइल एंड एस, फिर लीचिंग होती है, उसके बाद सिंपल वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक मटेरियल गोज डीप डाउन एज अनअवेलेबल सॉल्ट। इस पर सवाल भी करते हैं यार, मैं तुम्हें बताती हूँ क्या होता है। खाली पेज मिल गया, ये मिल गया, ये देखो क्या होता है, ये डेट्राइटस था मेरे पास, इसको मैंने फ्रेगमेंट्स में तोड़ दिया। अब फ्रेगमेंट में तोड़ने के बाद इसके ऊपर होगा कैटाबॉलिज्म, ये जो मेरा तो कोई भी डेट्रीवोर है ये आके इसके ऊपर कुछ केमिकल्स रिलीज़ करेगा, ये केमिकल रिलीज़ करने के बाद इसकी होगी मिनरलाइजेशन, जो मिनरल इसमें से निकल सकते हैं वो निकल जाएंगे, जो नहीं निकल सकते इसको मैं किस में कन्वर्ट कर दूँगी, हमस में कन्वर्ट कर दूँगी, मतलब इसको मैं सॉइल की पहली लेयर में डाल दूँगी। अब इस पर माइक्रोबियल एक्शन जो है वो स्लो हो जाएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि इसमें से सारे न्यूट्रिएंट एक ही बार में निकल जाएँ। फिर इसके बाद हम कर देते हैं इसकी लीचिंग, जो हमें चाहिए इससे वापस थोड़ी सी मिनरलाइजेशन करके जो हमें इसमें से चाहिए वो ले लेते हैं, और जो नहीं चाहिए उसको लीच आउट कर देते हैं, ठीक है। तो इसको देखो, आपने इसको छोटे छोटे उसमें काट दिया। अब हमसिफिकेशन क्या है, हमस जो टॉप की सॉइल की ऊपर वाली लेयर है उसके ऊपर उसको क्या कहते हैं, उसको क्रिएट करना। और ये जो हमस होती है ये होती है रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्टिविटी, कोई भी माइक्रोब उसकी किसी भी एक्टिविटी इस पर काम नहीं करती। मिनरलाइजेशन क्या है, इसमें रेट ऑफ डिकम्पोजिशन जो है वो बहुत तेज़ होता है, सिंपल इनऑर्गेनिक मटीरियल में काम करता है, मिनरल जो है वापस सॉइल में डाले जाते हैं। लीचिंग क्या है, जो वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक कंपाउंड है वो तो चले जाते हैं डाउन, और जो पानी के साथ सॉल्युबल नहीं हो पाते वो कन्वर्ट हो जाते हैं, ये तो कन्वर्ट हो जाते हैं अनअवेलेबल सॉल्ट में, जो नहीं कन्वर्ट हो पाता वो ऊपर ही रह जाते हैं। तो ये किस में जाके कन्वर्ट हो जाता है, कुछ वर्ड याद रखने हैं, इन अनअवेलेबल उसमें सॉल्ट में, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को किसमें हम एक्सप्रेस करते हैं, प्रोडक्टिविटी क्या होती है, एनर्जी अपॉन एरिया इनटू टाइम, तो KCl मीटर पर स्क्वायर ईयर पर -1, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद एक रेट ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल जो एक प्रोड्यूसर की बॉडी में स्टोर है पर यूनिट टाइम एंड एरिया, NPP। इनकरेक्ट क्या है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस वेरियस डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम, GPP माइनस अवेलेबल बायोमास फॉर कंजप्शन ऑफ हर्बीवोर, 55 एनुअल, सही है। रेट ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल सही है, डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम सही है यार। GPP इज अ बायोमास कंजप्शन थोड़े होता है, फॉर्मेशन होता है। विच ऑफ द वन इज ऑड वन, स्लाइटली एसिडिक, हमस कौन सा होता है, स्लाइटली एसिडिक, कोलाइडल, डज ना स्लो में जाता है, न्यूट्रिएंट हाँ। अब डीकम्पोजिशन को कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उस वाले और इस वाले पेज में से लो, दूसरा सवाल भी बता दिया मैंने आपको। चलो, अभी तक मैं आपको 5 सवाल बता चुकी हूँ, तो 20 नंबर का पेपर मैंने यहीं पर बता दिया आपको। फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ डीकम्पोजिशन, डीकम्पोजिशन का कौन कौन सा फैक्टर हैं जो इसको रेट को अफेक्ट कर रहे हैं। केमिकल कंपोजिशन डेट्राइटस की क्या होती है, एक तो डेट्राइटस अगर बहुत ही फास्ट, मतलब वो वाला है, क्या कहते हैं, अगर आपका वाटर सॉल्युबल आपके पास शुगर है एकदम से डिकम्पोज हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट है एकदम से हो जाएगा, DNA RNA प्रोटीन है फटाफट हो जाएंगे, काइटिन है तो टाइम लगेगा, लिग्निन, टेनिन, रेजिन, सेलुलोज, फेनोलोइक कंपाउंड। तो काइटिन बेसिकली कहा जाता है कि फंजाई की जो सेल वॉल है उसको टूटने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है। अब कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी और ज़्यादा कंट्रोल कर सकती हैं कि आपकी डीकम्पोजिशन फास्ट होगी या एक होगी। एक तो कि आपकी सेल वॉल जो है वो काइटिन और लिग्निन की नहीं होनी चाहिए, अगर इनकी है तो बहुत टाइम लगेगा, और कार्बोहाइड्रेट है वो सब चीज़ें हैं तो जल्दी हो जाएगा। दूसरा, आपका टेम्परेचर जो है वो ऐसा होना चाहिए जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी को सपोर्ट करे, ना ज़्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए। टेम्परेचर 10 डिग्री से नीचे वाला इसको स्लो कर देता है, लो लिग्निन टेम्परेचर कम नहीं होना चाहिए ये। उसके बाद ऐसी कंडीशन होनी चाहिए ह्यूमिड। देखो, जब हम क्या करते हैं, फंजाई कहाँ ग्रो करती है, जब हम चीज़ों को फ्रिज के अंदर रखते हैं तब नहीं कर पाती बाहर, तो उसको थोड़ा थोड़ा मॉइस्चर, थोड़ा थोड़ा पानी चाहिए, तो ह्यूमिड होना चाहिए और ऑक्सीजन की सप्लाई होनी चाहिए ताकि वो बैक्टीरिया उसमें ग्रो कर सके। डीकम्पोजिशन फास्ट कब होती है, जब वार्म एरिया हो, ह्यूमिड हो और एरोबिक कंडीशन हो। स्लो कब होती है, जब एनारोबिक हो, कोल्ड हो, ड्राई हो और काइटिन और लिग्निन की वॉल वो हो। आ जाते हैं एनर्जी फ्लो। हमने 3 स्टेप पढ़ने हैं इसमें, एक है एनर्जी फ्लो, एक है डीकम्पोजिशन, एक है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी पढ़ ली हमने, डीकम्पोजिशन पढ़ ली, अब ये फाइनल है हमारा एनर्जी फ्लो। इसके बाद आप लोग देखना चैप्टर भी ऑलमोस्ट ख़त्म ही है, तो इसके पहले कि मैं एक बार डिलीट कर दूँ पेजेस।
ठीक है गाइस, गिव मी अ मिनट, मैं एनर्जी फ्लो आके बताती हूँ। आई हैव अ लिटिल हेल्प ऑफ। तो देखो 15 मिनट हुए हैं और हमने ऑलमोस्ट जो मेजर पोर्शन था इस चैप्टर का वो कवर कर दिया। कुछ भी नहीं बचा यार, तुमने एनर्जी के लॉस पढ़ने हैं यहाँ पे, उसके बाद थोड़ा सा लिमिटेशन पिरामिड्स पढ़ोगे और बस चैप्टर खत्म। तो एक सवाल तो पिरामिड से और आएगा, ये एनर्जी फ्लो जो है ये उसी के स्टेटमेंट में आएगा। तो इस चैप्टर से भी 3 सवाल मैंने तुमको बता दिए, 6 सवाल हो गए हैं, 10 सवाल आते हैं पूरे इकोलॉजी से। 40 नंबर की इकोलॉजी है, 4 नंबर का तुम्हारा वो वाला चैप्टर है, मतलब 4 सवाल वहाँ से आएंगे। तो अब तक मैं तुम्हें 20 नंबर का बता चुकी हूँ। और गिव मी अ मिनट, आई एम कमिंग।